आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थशास्त्र के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां से पिछले 2-3 वर्षों में लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है या लिखित हो रही है, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के चाहे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न चाहे आपसे पूछे जा रहे हो, किसी भी टाइप की परीक्षा हो, मेजर सब्जेक्ट हो तो भी, माइनर सब्जेक्ट हो तो भी, सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज की वीडियो के माध्यम से टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025 में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में जो पेपर आपके होने वाले हैं और जनवरी तक पेपर आपके होंगे, तो उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, अर्थशास्त्र आपका विषय है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना पड़ता है भैया? यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय आपको पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको आप बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और इन कुछ टॉपिक से जो आप टॉपिक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी महासंग्राम वीडियो के माध्यम से और मॉडल पेपर के माध्यम से मैंने करवाया है। और जो टॉपिक आपके बचेंगे वो मैं और टॉपिक को एक प्रकार से मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से आपके लिए करवाऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेंगे तो एक क्रैश कोर्स के रूप में आप इसको समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वे टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो आपका महोदय है कौन सा? सबसे पहला टॉपिक आपका है कौन सा भाई? सबसे पहला टॉपिक तो अपन का है मांग का नियम। मांग जो होता है, जिसको आप डिमांड कहते हैं, डिमांड के क्या क्या नियम होते हैं? डिमांड घटती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? ठीक है, मांग पर एक प्रकार से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो चलता है। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु की डिमांड जो है ज़्यादा हुई, जैसे कि आजकल अब लगन आ चुकी है, शादी ब्याह का मौसम आ चुका है, अब क्या होगा? डिमांड किसकी बढ़ेगी? दहेज में मोटरसाइकिल देने की। ठीक है, अब दहेज में मोटरसाइकिल देने की जब डिमांड बढ़ेगी तो मोटरसाइकिल की बिक्री खूब ज़्यादा होगी। अब जब मांग है, किसकी मांग है? मांग है किसकी? मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल क्या होगी भैया? फैक्ट्री वाले मोटरसाइकिल खूब दबा के बनाएंगे। अब जब फैक्ट्री वाले मोटरसाइकिल बनाएंगे, जहां 10 मोटरसाइकिल पहले बनाते थे, अब वही 20 मोटरसाइकिल वो बनाएंगे। ऐसे में जहां पर अब 10 कर्मचारी काम कर रहे थे, वहीं पर क्या करेंगे? वो 15-20 कर्मचारी और एक प्रकार से बुला लेंगे, ताकि एक प्रकार से उनको ज़्यादा चीज़ें बनवानी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ने के साथ साथ जब रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी दर कम होगी। जब बेरोजगारी दर कम होगी तो जीडीपी जो होगी वो ऊपर भागेगी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा वो ऊपर भागेगा। जब जीडीपी किसी देश की बढ़ती है तो उस देश की राष्ट्रीय आय जो होती है, नेशनल इनकम जो होती है, वो भी बढ़ती है। नेशनल इनकम बढ़ने का तात्पर्य है कि प्रति कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इस तरीके से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स व्यष्टि और समष्टि को अपने आप में समाहित कर लेता है कौन? डिमांड। डिमांड यानी कि मांग। ठीक है, अब डिमांड तो मान लेते इतना है, अगर लेकिन केवल मांग ही है और सप्लाई हो ही नहीं पाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई, ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स के जिन पर पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स ऐसे इर्द गिर्द चौगिर्द घूमती रहती है। बस आप इन दोनों टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आपने जान लीजिए कि आधी इकोनॉमिक्स आपने समाप्त कर दी। ठीक है, तो मांग कब बढ़ेगी? हर सीजन पर बढ़ती है, हर चीज़ में। जैसे कि मान लेते हैं कि कभी कभी किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती, लगातार मनुष्य की आवश्यकताएं, चूंकि मनुष्य जो है वो एक प्रकार से उसकी अनंत इच्छाएं होती हैं। मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और उन्हीं अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयासरत रहता है कि हमारी ये भी पूर्ति हो जाए, हम मोटरसाइकिलों खरीद ले, कार में बैठ जाएं, ठीक है, इसमें ये कर ले, उसमें वो कर ले, दुनिया भर की इच्छाएं रहती हैं। मनुष्य का माइंड कभी फ्री ही नहीं होता है, दुनिया भर का दिमाग उसके चलता रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मांग का जो नियम होता है कि मांग कब आएगी, मांग कब, किस वस्तु की मांग कब बढ़ती है, कब घटती है, मांग बढ़ने से तरलता क्या होती है। जैसे देखेंगे मांग कब बढ़ेगी? जब आपके पास मनी होगा। क्या होगा? मनी होगा, पैसा होगा। पैसा भैया, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? समझ रहे हैं ना? तो पैसा कब होगा? जब पैसा कब होगा? जब आप रोजगार करेंगे। या मार्केट में पैसा कब आता है? तरलता कैसे आती? तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं पैसा को मार्केट में आने को। ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसी 2-3-4 लगभग
20-25 मिनट में समझा सकता हूँ, लेकिन आपके समझ में आए कि ना आए, तरलता का मतलब होता है मार्केट में पैसा कैसे आता है। आरबीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या करता है, छोटे छोटे जो बैंक होते हैं, छोटे बैंक मतलब कि छोटे बैंक कहना तात्पर्य नहीं, चूंकि बड़े बैंक हैं बहुत सारे बड़े, एसबीआई हो गया और तमाम प्रकार के जो बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, पीएनबी, एसबीआई, इलाहाबाद, ठीक है, सर्वा यूपी ग्रामीण या जिसको आप प्रथमा यूपी बोलते हैं। ऐसे ही आप तमाम आईसीआईसी बैंक जो हो गया, या इस तरीके से आप देखते हैं तमाम प्रकार के बैंक आजकल मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सब बैंक जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं एसबीआई को मान लिया, आप सभी लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, वो आरबीआई से पैसा लेगा। यानी आरबीआई क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट पर, कुछ मतलब ब्याज पर पैसे देता है किसको, एसबीआई को। अब एसबीआई क्या करता है, अब एसबीआई जो है वो अपने ग्राहकों को, यानी कि किसानों को, जो है जो पूंजीपति होते हैं उनको, या अन्य किसी को, एक प्रकार से अपने ग्राहकों को क्या करता है, वो उधार देता है, पैसा देता है। अब मान लेते हैं आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई 2% ब्याज पर एसबीआई को पैसा देती थी पहले। आरबीआई ने सोचा कि दीपावली आ रही है, अब लोग खूब दबा के चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, धनतेरस आ रही, लोग मोटरसाइकिल और तमाम चीज़ खरीदेंगे, ऐसा करो भैया कि पैसा जो है थोड़ा सा सरल कर दो। अब आरबीआई ने क्या किया कि जो 2% ब्याज पर अभी तक पैसा देता था, वो 1.5% पर कर दिया कि भाई चलो एसबीआई में तुमको 1.5% ब्याज पर पैसा दूंगा। अब एसबीआई सोची कि अच्छा 50, अरे दादा 0.5 पैसे रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तुरंत कहा कि भैया चलो और दे दो 200 करोड़, ठीक है, और ले लिया। अब क्या हुआ कि वह पैसा जब 1.5% पर वो लेगा तो एसबीआई के पास खूब पैसा हो जाएगा। अब एसबीआई क्या करेगा, उस पैसे को, जैसे एसबीआई मान लेते 5% ब्याज पर या 4% ब्याज पर अभी तक एक प्रकार सभी बच्चों को देता था, सभी अपने ग्राहकों को देता था, जो है पैसा जो कर्जा लेते थे। अब वही क्या कर देगा, वही एक प्रकार से थोड़ा सा उसका रेट घटा देगा। क्या कर देगा, वो एक प्रकार से जो 4% पर देता था, अब वो 3.75 पर दे देगा। 25% तब भी उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी 25 पैसे का। तो वो एक प्रकार से थोड़ा सा ब्याज की दर को कम कर देगा, ठीक है, जब जो व्यक्ति लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, लोग कर्जा लेंगे, लोग एक प्रकार से बैंकों से क्या लेंगे, लोन लेंगे, और लोन लेकर के एक प्रकार से वो फैक्ट्री स्थापित करेंगे। कुछ व्यक्ति लोन लेकर के एक प्रकार से अपनी मोटरसाइकिल, गाड़ी, 4 चक्का बनवाएंगे। कुछ लोग तमाम पर ईएमआई पर घर बनवाएंगे। बहुत सारे लोग एक प्रकार से जो है कार लेंगे, मतलब सब अपने अपने हिसाब से लेंगे जब एक प्रकार से ये एसबीआई करेगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी होती, तरलता होती मार्केट में, कितना पैसा कब आएगा कब रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है, एसबीआई। बस उसका एक डिसीजन पूरे के पूरे मार्केट की रूप रंग बदल सकता है, ठीक है। तो मांग जो होती है, जब पैसा आपके पास आ गया, जब पैसा लोगों के पास आ गया तो क्या होगा, अब डिमांड बढ़ेगी। पैसा आया तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, पूर्ति के लिए और ज़्यादा पूर्ति की जाएगी, सप्लाई के लिए और ज़्यादा एक प्रकार से मेहनत की जाएगी। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। ज़्यादा समझाएंगे तो आपके समझ में शायद ना आए चीज़ें। तो मांग का नियम आपको पढ़ लेना है पूरा का पूरा विस्तार से। मांग की लोच एक टॉपिक है। मांग की लोच में क्या होता है, मांग की एक आड़ी लोच होती है, या मांग की आय लोच, और मांग की एक प्रकार से कीमत लोच, ठीक है। आय लोच और एक प्रकार से मांग की एक प्रकार से आय लोच और मांग की कीमत लोच, दोनों को आपको पढ़ लेना है। दूसरा टॉपिक आपका है, इन दोनों को लेकर के मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी, तो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तीसरा टॉपिक आपका है एकाधिकार। कभी कभी क्या होता है, मार्केट पर एकाधिकार हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मार्केट में कोई एक ही व्यक्ति, जैसे कि जो एजेंसियां होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं किसी चीज़ की, जैसे किसी प्रोडक्ट की एजेंसी एक मार्केट में एक व्यक्ति को मिलती है। अब वही एजेंसी वाला जो होता है अपने हिसाब से एक प्रकार से पूरे मार्केट में क्या करता है, माल को सप्लाई करता है, और जो भी दाम एक प्रकार से होता है उसका फिक्स होता है और उसी दाम पर बेचता है। लेकिन जब एक प्रकार से बाजार पर एकाधिकार नहीं होता है, तमाम प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता बाजार होता है, तो प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, 4-5 दुकानें इकट्ठे बनी हुई हैं एक चीज़ की। जैसे कभी कभी शहरों में आप जाते होंगे तो मेडिकल की, लगभग मेडिकल पूरा का पूरा मेडिकल चौराहा बोलते हैं, तमाम मेडिकल की दुकान है, ठीक है। ऐसे ही तमाम एक प्रकार से इस मतलब कि मोबाइल फोन्स की दुकान है, तो वहां पर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि भाई आप 1 रुपया किसी से अधिक नहीं ले सकते हो। आप जैसे बगल वाला लेगे, मान लेते कोई रमेश है, रमेश की दुकान पर एक फ़ोन जो है वो 10,000 का मिल रहा है, और वही फ़ोन एक प्रकार से मुकेश के यहाँ पर अगर 9,000 का मिलेगा तो मुकेश के यहाँ पर लोग खरीदेंगे, रमेश के यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। इस वजह से रमेश को एक प्रकार से मजबूरी में 9,000 का वो बेचना पड़ेगा, यानी उचित रेट पर ही दाम बिकेगा। लेकिन जब एकाधिकार होता है तो यहाँ पर मनमर्जी होती है, जो विक्रेता होते हैं। तो एकाधिकार पूरा विस्तार से हम समझाएंगे।
मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। उत्पादन लागत क्या होती है? उत्पादन लागत को मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया मॉडल पेपर में, महासंग्राम वीडियो में। उत्पादन लागत मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये घड़ी वाला पेन बनाने में लगभग मान लेते हैं ये 250 का मुझे मिला, ठीक है। अब इसको बनाने में उसको कितना खर्चा लगा होगा? मुश्किल से 100 रुपये का खर्चा लगा होगा, 150 का खर्चा मान लेते लगा है, और 100 रुपये मुझसे मुनाफा लेकर के, तो यानी कि 100 रुपये जो इसमें 150 रुपये लगे उत्पादन लागत, यानी कि एक प्रकार से उसके जो है लकड़ी का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, उसके किराया भाड़ा का खर्चा, उसके लाइटिंग वगैरह का खर्चा, उसकी मेहनत मजदूरी का खर्चा, तो ये सब उसका खर्चा मिला करके एक प्रकार से 150 रुपये इसमें लगे। तो ये 150 रुपये क्या है? उत्पादन लागत है। किसी वस्तु को बनाने में जो पैसा लगता है, मनी लगती है, उसी को उत्पादन लागत कहते हैं। और उत्पादन लागत के बराबर एक प्रकार से अगर उसका बाजार मूल्य नहीं होता है उत्पादन लागत से ज़्यादा या उसके बराबर, तब एक प्रकार से वह फर्म, वह कंपनी ढह जाती है, वह कंपनी नष्ट हो जाती है। लेकिन उत्पादन लागत से जब ज़्यादा एक प्रकार से पैसे में बिकता है वो चीज़, तो वो एक प्रकार से प्रॉफिट होता है, और इसीलिए वजह से एक प्रकार से कंपनियां आगे बढ़ती हैं। तो उत्पादन लागत आपको समझ में आ गई होगी। ये भी टॉपिक आपको पढ़ लेना है। पांचवा टॉपिक आपको जो तैयार करना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। एक होती है आपकी एक प्रकार से, जैसे एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत जो है एक प्रकार से वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत पूंजीवाद के कुछ विचारों को लेता है और एक प्रकार से समाजवाद के कुछ विचारों को लेता है, और दोनों को मिला करके बनाता है मिश्रित इकोनॉमी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का तात्पर्य है कि जैसे देखें, रूस जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर काम करता है, अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर काम करता है। अब समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है? समाजवाद का मतलब है कि जैसे वहाँ पर सारी चीज़ें या उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा, ठीक है। यानी उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। यानी कि वहाँ पर सरकारी बस चलेंगी, सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी हर चीज़ होगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मिलेंगी, निजी सेक्टर के हाथों में। यानी जो पूंजीपति होंगे वहाँ पर, इसे स्कूल पूंजीपति लोग, यानी प्राइवेट स्कूल होगा, प्राइवेट बस चलेंगे, प्राइवेट ट्रेन होगी, यानी सारी चीज़ें आपको प्राइवेट मिलेंगी अमेरिका में, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है? आपको प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे और सरकारी स्कूल भी मिलेंगे, ठीक है। प्राइवेट बस भी चलेगा, सरकारी बस भी चलेगा। ऐसे ही तमाम सारी चीज़ें प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला करके चलती हैं। यानी कि भारत कैसा है? भारत अपना जो है महोदय, ये एक प्रकार से पूंजीपति मतलब पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को एक प्रकार से घसीट करके एक में मिलाता है, और जो मिल करके एक प्रकार से जो लुगदी तैयार होती है वही होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है भैया, वो क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंडिया में आपकी एक प्रकार से है। क्लियर? छठा है आपका पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पर एकाधिकार था, यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता आ गई। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब बाजार में क्या होता है, एक ही जैसे तमाम दुकानें हैं, एक ही कंपनी की तमाम दुकानें हैं, या एक ही जैसी वस्तु कई कंपनी ने बना रखी है। जैसे कि मान लेते कोई चप्पल की कंपनी है या कोई शर्ट की कंपनी है। अब शर्ट तक कई प्रकार की शर्ट है या कई प्रकार की चीज़ें, तो उसमें एक प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता दिखाई पड़ती है। सातवां जो टॉपिक है आपका उपभोक्ता की बचत। कभी कभी क्या होता है, उपभोक्ता जो होता है, यानी कि जो ग्राहक होता है, उपभोग करने वाला होता है, उसकी बचत क्या होती है? जो एक प्रकार से मान लेते हैं वो भी कभी कभी क्या करता है, चीज़ों को बचाता है। जैसे उसकी एक प्रकार से बचत जो खास करके जब वो कोई जॉब कर रहा होता है तो किस तरीके से अपनी बचत करता है, ठीक है। पूरा टॉपिक हम इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने योग्य बात यह है महोदय कि मान लेते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स के पीडीएफ चाहिए, तमाम प्रकार के इसके नोट्स चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स, लिखित परीक्षा हो रही तो लिखित पीडीएफ नोट्स। चूंकि मैं लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों आपके पास सेंड करूंगा, माइनर में आपका पेपर इकोनॉमिक्स है या मेजर में है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। SMS करें आप 91 61 93 60 62 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर एक प्रकार से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट क्या क्या, अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे, और मात्र इसी 100 रुपये में आपको पूरा का पूरा विस्तार से चीज़ें समझाई जाएंगी। यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सबसे पहली बात देखें, सभी सब्जेक्ट का, यानी सभी विषय का, किसी एक विषय का नहीं, सभी विषय का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। जो भी क्लास आपकी यूट्यूब पर होती है, ठीक है, या जो भी क्लास यूट्यूब पर नहीं भी होती, तो उन सभी के एक प्रकार से जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको
जो है 23 के मॉडल क्वेश्चन पेपर, 2024 के क्वेश्चन पेपर कुछ विश्वविद्यालयों के, और 2025 में जो प्रकार से क्वेश्चन पेपर होंगे उनकी भी PDF नोट्स आने वाले समय में प्रोवाइड होंगी। हालांकि 2023 और 24 के यानी पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वो आप तो मिलेंगे ही, ऑब्जेक्टिव और लिखित। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक प्रकार से आपका 3 मेजर सब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं, आपका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा आपका जियोग्राफी है। तो पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी के एक प्रकार से यहाँ पर आपको जो है MCQs और इसके अलावा MCQs के साथ साथ आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ये तब सब आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा यानी लिखित वाला भी होगा और ऑब्जेक्टिव वाला भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक जो आपका माइनर पेपर होता है, माइनर का भी यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का होता है, ठीक है। को करिकुलर की अगर बात की जाए तो को करिकुलर सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपको क्या पढ़ना है, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, PDF मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है, और मॉडल पेपर मिलेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको बड़ा बेहतर तैयारी हो जाएगी। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही ये सारी तैयारी आपको बिल्कुल एक प्रकार से, पहले केवल हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था, लेकिन उसमें एक प्रकार से क्या हुआ कि भाई बहुत सारे बच्चे और तमाम सब्जेक्ट लेते हैं, तो ऐसे में एक प्रकार सभी को PDF सुविधा और सभी को एक प्रकार से हमसे जुड़ने का मौका, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ में इसमें और क्या होगा कि आप किसी भी विश्वविद्यालय, जैसे कि आपका मान लेते हैं आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर एक प्रकार से आप मान लेते हैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आप और भी विश्वविद्यालय जैसे कि DDU से हैं, ठीक है, DDU हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा आपका हो गया कौन सा, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, रज्जू भैया हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, ठीक है, सुहेल देव, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, MSU शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो गया भैया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बिहार के सभी विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार के विश्वविद्यालय लगभग सभी। इसके अलावा झारखंड के कुछ विश्वविद्यालय, इसके अलावा उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, यूके के, राजस्थान के कुछ विश्वविद्यालय, जहाँ पर भी NEP फॉलो हो रही है और हिंदी भाषी प्रदेश है, वहाँ तक आप देखेंगे सिलेबस आपको मिलेगा। हिंदी के सिलेबस में हो सकता है 1-2 चैप्टर इधर उधर हो जाएँ, बाकी सारे सब्जेक्ट लगभग सेम ही होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूँ, इसके साथ ही साथ आपका और सब्जेक्ट जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपका और भी जो है कई विश्वविद्यालय जिनकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, CCSU, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया, CSJMU, ठीक है, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। ऐसे ही कई विश्वविद्यालय आपके जो हैं वो सब एक प्रकार से आपको एक प्रकार से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिहार में भी है, उन मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय जो बिहार में हैं उनके सभी के, और बाकी जितने विश्वविद्यालय आपके यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये अयोध्या में ही पड़ती है। तो ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जिनके पेपर हो रहे हैं, उन सभी के लिए एक प्रकार से यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, और आपको ये इन सभी सब्जेक्ट से मतलब कि ये सब सिलेबस लगभग आपका मिलेगा, ठीक है, और इन सभी से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आप बहुत ही कम समय में तैयारी कर पाएंगे। आपको एक प्रकार से आपके कम समय के अकॉर्डिंग भी तैयारी करवा दी जाएगी, और आप और ज़्यादा नोट्स भी चाहेंगे तो ज़्यादा भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी आपके लिए कई प्रकार की व्यवस्था है, तो आप फटाफट से SMS करके मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो आप फटाफट से SMS करें, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। चले अब और जानने का प्रयास करते भाई, बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए। 8वां जो टॉपिक आपको पढ़ लेना है भैया, 8वां टॉपिक है डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। डेविड रिकार्डो एक बड़े अर्थशास्त्री में इनका नाम आता है। इनका तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया है। अगला टॉपिक आपका है पूर्ण प्रतियोगिता और कीमत विभेद। पूर्ण प्रतियोगिता एक मैंने शायद टॉपिक रखा था, तो पूर्ण प्रतियोगिता और कीमत विभेद की अवधारणा, कीमत विभेद की अवधारणा आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगला जो 10वां टॉपिक आपका है उदासीनता वक्र रेखा, ठीक है, और तटस्थता वक्र विश्लेषण, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो हमको देखा उसके लिए आपको एक प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।
और आप सभी लोग फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये सब टॉपिक आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और एक प्रकार से और भी चीज़ों के माध्यम से कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी लोग एक प्रकार से, और कुछ टॉपिक की जो है इन्फॉर्मेटिव नोट्स जो होंगे लिखित वाले, वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, एक मॉडल पेपर 2 हो चुका है, 2 3 मॉडल पेपर और आपके करवा दूंगा, ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही तो भी, लिखित परीक्षा हो रही तो भी, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको सभी विश्वविद्यालय में पढ़ना है, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट का कोर्स मतलब कि उसी में मिल रहा है, तो आपको ले लेना चाहिए, सभी को एक प्रकार से एसएमएस करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। चले, बहुत बहुत धन्यवाद।